हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए सीरीज़ में स्वागत है। टॉप एमसीक्यू फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम जनरल नॉलेज जीके के जितने भी एमसीक्यूज हैं जो बिहार एसएससी, बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम एसएससी में पूछे जाएंगे, ठीक है, उसको कवर किया जाएगा इस कोर्स के दौरान। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन बजाना ना भूलें। ठीक है, कुछ चैनल के लिंक दिए गए हैं जिसे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ये मुझे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से था ऑप्शन डी 3 और 4, कौशल और मगध। इसमें कुछ व्याख्यान, क्वेश्चन के व्याख्यान भी दिए गए हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये व्याख्यान से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अच्छा डिटेल दिया गया है, आप इसे ज़रूर पढ़ना। और क्वेश्चन 2, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? तो कौन अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन बी 2 और 3, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, और 3, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो ऑप्शन बी केवल 3, इस क्षेत्र में तमुरिद राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा डिटेल है, पढ़ देता हूँ। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, वह तैमूर का वंशज था। ठीक है, बाबर तैमूर का वंशज था। उसका जन्म 1483 ईस्वी काबुल, अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। 1518 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया तथा उत्तर पश्चिम में बजौर व भेरा पर आक्रमण किया। इसके पश्चात 1519 में पेशावर, सुल्तानपुर, लाहौर, दीपालपुर पर आक्रमण किया, परंतु इससे सबसे महत्वपूर्ण विजय 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई तथा इब्राहिम लोदी मारा गया। आगे बढ़ते हैं। 4, मध्यकालीन भारत वर्तमान क्षेत्र। ऑप्शन बी केवल दो ही सही है। मध्यकालीन भारतीय राज्य दुर्गढ़ जम्मू में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू में स्थित है। बाकी ये दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो सी हरिहर प्रथम है इसका उत्तर। भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर कृष्ण की सहायक नदी तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके श्रेय हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों की है। इन दोनों को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कोपिली का विद्रोह दबाने दक्षिण भेजा था। ठीक है, ये विद्रोह दबाने में सफल नहीं हुए, किंतु संत विधारणी के प्रभाव में आकर उन्होंने
न केवल पुनः हिंदू धर्म अपना लिया बल्कि 1336 ईस्वी में हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधित्व बनकर शासन करने लगा। ठीक है। हरिहर प्रथम के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का प्रथम राजा बना। विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 ईस्वी थे। क्वेश्चन 6, रॉयल एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, रोलेट अधिनियम सेडिशन कमिटी की सिफारिश पर आधारित है। ठीक है, रोलेट अधिनियम किसके सिफारिश पर आधारित है? सेडिशन कमिटी की सिफारिश पर आधारित है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन सितंबर 1917 में किया। इसकी सिफारिश के आधार पर मार्च 1919 में रोलेट कानून पारित किया गया, जिसकी भारत में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि यह बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील पर आधारित कानून था, जिसे काला कानून कहा जाता है। तो काला कानून किसे कहा जाता था? रोलेट को कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिषदवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। ये तीनों क्या थे? ये तीनों भारत में उपनिवेशवाद या आर्थिक आलोचक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उग्र तथा युवा कांग्रेसियों द्वारा की गई थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मार्क्सवादी विचारधारा के संपर्क में आए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग समूह का प्रतिनिधित्व थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष तथा जयप्रकाश नारायण सचिव द्वारा की गई थी। कांग्रेस समाजवादी पश्चिम मध्य वर्गीय से संबंधित थे। वे मार्क्सवादी विचारों, गांधी तथा पश्चिम के सामाजिक लोकतंत्र से प्रभावित थे। उन्होंने राज्य द्वारा प्रायोजित देश की आर्थिक जीवन को आर्थिक सिद्धांत के रूप में अपनाया तथा राज्य एकाधिकार का विदेशी व्यापार उत्पादन हेतु संगठित कोऑपरेटिव सोसाइटी, गैर संगठित आर्थिक जीवन के लिए ऋण आदि की वकालत की। काश्तकारों को भूमि का पुनः वितरण, काश्तकारों एवं मजदूरों के ऋणों की माफी की वकालत। ठीक है। क्वेश्चन 9, इनमें से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। तो किसने 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया? सी राजगोपालाचारी। तो नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा की तथा 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन बी यानी केवल 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बई, जो अभी मुंबई है, में की गई थी। इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक पूर्व ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. हुम को जाता है, अतः उन्हें इसका संस्थापक कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कौन थे? W.C. बनर्जी। जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन 1887 थे। यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास, अब चेन्नई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. हुम। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में 1885 ईस्वी। क्वेश्चन 11, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकारिकता को प्रकट किया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या कहता है? मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एवं भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1918 में एडविन मॉन्टग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय ने संवैधानिक सुधारों पर अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया था। इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुई। इससे मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। प्रांतीय स्तर पर दोहरा शासन लागू किया गया, जिससे स्पष्ट रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता का वर्णन किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक विषयों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला समूह आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जबकि हस्तांतरित विषय पर विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के अंतर्गत था। तो भारत सचिव के मंत्री परिषद में 8 से 12 सदस्य में 3 भारतीय होते थे। क्वेश्चन 12, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, केवल पहला क्या कहता है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। तो कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सी बात सही है? तो इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं, आप इस डिटेल को पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था जो नरम दल और गरम दल का उदय किया? तो स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इस डिटेल को पढ़ लेना।
कला एवं संस्कृत के क्वेश्चन है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है, तो कलमकारी चित्रकला कहाँ रेफर की जाती है? तो ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकला कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। कलमकारी चित्रकला भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह चित्रकारी मुख्यतः दक्षिण भारत में की जाती है। श्रीकालहस्ती कलमकारी चित्रकला का लोक प्रसिद्ध केंद्र है, तो इसका केंद्र कौन सा है? श्रीकालहस्ती। ठीक है, इस कला में मुख्यतः सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध माड़ के घोल में डुबो दिया जाता है। बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसको नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस पर चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों, पेड़ की छालों, तनों का उपयोग किया जाता है। यह चित्र बहुत ही स्थानीय होते हैं, आकार में लचीले तथा विषय वस्तु के अनुरूप बनाए जाते हैं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। अब इसका मिलान देखते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थान है, केवल ऑप्शन ए ही सही है, मतलब श्री शैलम कहाँ है? नल्ला मल्ला पहाड़ी पे है। श्री शैलम आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में कुन्नूर जिले के नल्ला मल्ला पहाड़ी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। श्री शैलम क्या है? प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, जबकि ओकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं, जबकि पुष्कर राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत की कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ठीक है, भारत में कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सर्वप्रथम निर्माण धौली स्थित शैलकृत हाथी का किया गया था। यह मूर्ति उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत के कला एवं पुरातात्विक इतिहास में सबसे पहला निर्माण धौली स्थित शैलकृत हाथी का था। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 272 ईस्वी पूर्व से लेकर 231 ईस्वी पूर्व में 260 ईस्वी पूर्व में किया गया था। तो सम्राट अशोक का शासनकाल रहा है 272 से लेकर 230 ईस्वी पूर्व में। पर यह धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण कब हुआ था? 260 ईस्वी में। इसमें एक विशालकाय हाथी को एक चट्टान से बाहर निकलते दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। तो ये कहाँ का है? अनोखा पुल, जीवित जड़ पुल, मेघालय का है। ठीक है, जिसको जिंगकेंग एरो भी कहा जाता है। भूगोल के क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। ये सीरीज कुछ मिक्स है, इतिहास, कला, भूगोल, विज्ञान सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो हिट हैं मतलब एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं।
दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो जॉर्डन। जॉर्डन का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो 3 देश हैं, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये तीनों का भूमध्य सागर तक विस्तार है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सगौन टिक एक प्रभावी वृक्ष स्पंजीज पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो ये कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी, विषुवतीय रेखा पे। तो ऑप्शन बी, विषुवतीय रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग विषुवतीय रेखीय जलवायु कहलाते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन, अफ्रीका की कांगो बेसिन और गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह और फिलीपीन तथा पूर्व मध्य अमेरिका जिसमें पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला आदि के भाग सम्मिलित हैं। इस जलवायु की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं कि वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है और शीत ऋतु का आगमन होता है, अर्थात हर दिन कमोबेश एक ही सा रहता है। रात्रि में वहाँ शीत ऋतु मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक, पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन बिरले ही होता है। ठीक है, इस कारण से ये क्या होता है? इस कारण से यहाँ पे क्या होता है? चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। तो अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ के मौसमी स्थानांतरण और चक्रवात जनन क्षेत्रों के मध्य स्पष्ट संबंध पाया जाता है। इसी कारण दक्षिण अटलांटिक व दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर चक्रवात निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागरों में ITCZ कभी भी 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में नहीं पाया जाता तथा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में ITCZ हमेशा भूमध्य रेखा के उत्तर में ही रहता है। इसी कारण से इन दोनों क्षेत्रों में चक्रवात नहीं बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो कौन सा युग्म है? युग्म है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात है। भारत के राज्यों में पूर्व से पश्चिम क्रमबद्ध इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु सर क्रिक गुजरात में स्थित है। तो ये अच्छा है। सबसे पूर्वी में अंतिम बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश है
तथा पश्चिम में अंतिम बिंदु क्या है, क्रिक, जो गुजरात में पड़ता है। विषुवतीय प्रतिधारा इनकेडोरियल काउंटर करंट की पूर्वाभिमुखी प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो किससे होती है? तो ऑप्शन बी, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, कन्वर्जेशन। ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। बंसधारा, इंद्रावली, प्रणित और पेनार। तो ऑप्शन डी 2 और 3, इंद्रावती और प्रणिता। ये क्या है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता और मंजरा। तो इंद्रावती और पर्णहिता एक साथ क्यों आए? क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र 49% भाग महाराष्ट्र में है, 20% भाग मध्य प्रदेश में और शेष आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में पड़ता है। पेन्नार नदी कर्नाटका, पेन्नार यहाँ पे क्यों आया था? तो पेन्नार नदी कर्नाटका नंदी दुर्ग पहाड़िया से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि बंसधारा ओडिशा में गोदावरी एवं महानदी के मध्य बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसका उद्गम क्या है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले के समीप बंसधारा नदी की। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक मैंग्रोव वन सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजक है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का सहयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप है। ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ छोटे द्वीप उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। अंडमान व निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान सागर इस द्वीप समूह को म्यांमार व थाईलैंड से पृथक करता है। अच्छा, अंडमान निकोबार को म्यांमार और थाईलैंड से पृथक करता है। अंडमान निकोबार वनस्पति व जैव विविधताओं के दृष्टिकोण से घनी भूभाग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन बी केवल टू में है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र सहितियाँ माइस्ट एयर मार्शल्स पछुआ हवाओं के भाग होते हैं। तो भारत में शीतकालीन वर्षा कौन लाता है? तो पछुआ हवा। पछुआ हवा उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का विस्तार अधिक हो पवनें नियंत्रण रूप से निर्बाध गति में चलती हैं और अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये पवनें 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश या 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य क्षेत्रों में पूर्णतः विकसित होती है। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहस्तियाँ पछुआ हवाओं के भाग होती हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये तीनों मिलकर समुद्र में क्या लाते हैं? ज्वार भाटा लाते हैं। ठीक है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा समुद्री जल जब एक तरंग के ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, किंतु जब वही समुद्र जल पुनः पीछे हटता है अर्थात सागर तली की तरफ लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी के भाग से समुद्र जल का खिंचाव अधिक होता है, जिसे उच्च ज्वार हाई टाइड कहते हैं। यही स्थिति पृथ्वी के पिछले भाग पर होती है, लेकिन इसका कारण चंद्रमा की आकर्षक शक्ति नहीं होकर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। ज्वार भाटा प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार आता है, किंतु यह नियमित रूप से एक ही समय में नहीं आते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तत्व परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क हिमालय स्थित पर्वत श्रृंखला में उत्तराखंड राज्य के चमोली व पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। वहीं कंचनजंगा नेशनल पार्क यह भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, राज्य सिक्किम में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। नेवरा वैली नेशनल पार्क यह नेशनल पार्क पश्चिम भूटान से लगी भारतीय सीमा में है। यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ मानसून के समय भारी बारिश होती है तथा यहाँ तराई एवं भावर के वन व आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नामदफा नेशनल पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पूर्वी हिमालय की सभी भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण तथा आर्कटिक प्रकार की होती है। हमारा क्वेश्चन यही था नामदफा वाला। जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण एवं आर्कटिक में परिवर्तित होती है, तो कहाँ? नामदफा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं ये करता है। तो इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? जिसे पारितंत्र भी कहा जाता है। इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.C. टास्ले नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है। क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से कौन एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावनमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुप स्कैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधताओं को बढ़ावा देता है? तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। लोकटक झील का अविभाज्य भाग है, तो ये कहाँ है? नेशनल पार्क लोकटक झील में है। अब लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 3।
यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। ड्यूगोगा। ड्यूगोगा क्या है? समुद्री जानवर है, शाकाहारी। इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण में रखा गया है। आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों गलत हैं। पढ़ते हैं। संविधान की भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महानुभाव शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है तथा भारतीय संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति भी उसी के निहित होती है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है तथा भारतीय संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति भी उसी में निहित होती है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिमंडलों की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा संघ के सभी मंत्री महान्यायवादी उसी प्रसाद पद ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ऑप्शन ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से इसको क्या किया जाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से रेफर किया जाता है, साधारण बहुमत से। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित एनफोर्सेबल नहीं होते। कहना क्या चाह रहा है, अब देख लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 है। क्योंकि भारतीय संविधान भारत की में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य रखता है, ये निर्देशक तत्व वस्तुतः उसी के अंतर्गत देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या तथा मार्गदर्शन करता है। निर्देशक तत्व कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, अतः किसी न्यायालय द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 37 में स्पष्ट उल्लेख है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये देश के प्रशासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कहलाता है? तो
भारतीय संविधान का कस्टोडियन कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया है। संघीय न्यायालय के संविधान विभाग 4 में अनुच्छेद 124, 147 में उल्लिखित किया गया है। उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। इसका निर्णय अंतिम होता है। भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 होता है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यथार्थ में कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका निभाता है। लोकसभा में संसदीय कार्यों का निष्पादन हेतु एक सचिवालय होता है जिसमें अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण करता है। तो सचिवालय का नियंत्रक कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए जाते हैं? 5वीं अनुसूची और 6ठी। तो कौन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण। तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के बारे में। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो संघ की सरकार ऑप्शन सी केवल 2। भारत की संसद का प्राधिकरण के बिना की गई संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है कि आर्थिक मामलों का मंत्रालय संसद में प्रस्तुत किए गए बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। संसद में राष्ट्रपति माध्यम से प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है। तो कौन सा बोल रहा है? तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या अस्वीकार करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। और ऑप्शन 2 राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। 4 खींचिए। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि पढ़ते हैं अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या पर निर्भर नहीं होती है, किंतु कम से कम 40 सदस्य होंगे। मिनिमम कितना होना चाहिए? 40। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ये कहाँ है? यह उपबंध किसमें है? तो मूल कर्तव्य में। तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुच्छेद 51 क भाग 4 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कितने मूल कर्तव्य हैं? 10 हैं। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बालकों की शिक्षा से संबंधित 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था।
मूल कर्तव्यों के तहत ही शामिल है कि प्रत्येक नागरिक भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो 1 और 3। 1 विकास की जन भागीदारी और 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो भारत में पंचायती राज संबंध का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान की भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(9) के प्रावधान सम्मिलित हैं। ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय वस्तुओं को जोड़ा गया है। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के मूल उद्देश्य क्या रहे हैं? तो विकास में जन भागीदारी जैसे ग्राम सभा का गठन। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। ग्राम, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन। अनुसूचित जनजाति जाति महिलाओं के आरक्षण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय कार्यक्रमों को तैयार, पंचायतों का उपयुक्त कर चुंगी शुल्क लगाने और उसके संग्रह के अधिकार देना है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्यों में राजनीति, जवाबदेही व वित्तीय संग्रह फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन शामिल नहीं है। ठीक है। तो पंचायती राज से एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। अभी तक 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य के बारे में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान की भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन के निर्देशक तत्व एवं अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? ग्रेनविल ऑस्टिन के निर्देशक तत्व को। यहाँ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड एडाई निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसके बारे में? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ईडा के बारे में क्या है कि ये 2 जून 2015 को मिनी रत्न में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष प्रति वर्ष नियंत्रण घाटे का बजट रहा है। घाटे का कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 1 और 3 राजस्व व्यय में कमी लाना चाहिए और 3 उपदान सब्सिडी का युक्तिकरण करना चाहिए। ठीक है। ये 2 काम किया जा सकता है। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है?
तो ऑप्शन बी केवल 2, राष्ट्रीय आय का कम इक्विटेबल वितरण होना। 62 क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति का मतलब है घाटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। मुद्रास्फीति से तात्पर्य है वस्तु तथा सेवाओं में मूल स्तर में होने वाली वृद्धि से है। मुद्रा परिचालन में कमी मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होती है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों क्रमशः अपनी राजस्व नीति एवं मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में वृद्धि से ही मुद्रास्फीति आएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी के प्रयास किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपने आरक्षित अनुपातों को बढ़ा देता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक संविधिक नकदी उत्पाद स्टैट्यूड लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिक पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या संभावनाएं होती हैं? तो ऑप्शन सी, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देती है। ठीक है। एसएलआर धन का वह भाग होता है जिसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की चुनी हुई प्रतिभूतियों में निवेश किए जाते हैं। सावधिक नकदी अनुपात के तहत बैंक अपने कुल जमा का निश्चित प्रतिशत धन अपने पास नकद सोने सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखता है। रिजर्व बैंक द्वारा सावधिक नकदी अनुपात का प्रयोग नकदी नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह साख नियंत्रण का एक प्रमुख उपाय है। यदि सावधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम किया जाता है तो बैंक के पास साख सृजन की क्षमता अधिक हो जाती है और अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देता है। भारत में कृषि उत्पादन को बाजार में को किसने विनियमित किया है? तो राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा विनियमित किया गया है। रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी, रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है रुपये को अन्य मुद्रा में और अन्य मुद्रा को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज में रुपये को बाजार दर पर किसी भी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तथा किसी भी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर, यूरो, येन है तो वह बाजार पर आधारित दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर सकता है। सामान्य विज्ञान, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। यह एक फ्लू विषाणु वायरस है। H1N1 क्या है? विषाणु वायरस है। वर्ष 2009 में प्रथम बार इसकी खोज हुई थी तो इसे स्वाइन फ्लू कहा गया, क्योंकि यह विषाणु सुअरों में पाए जाने वाले विषाणुओं के समान था। वर्तमान में विषाणु मानवों में होने वाले मौसमी फ्लू, जिससे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, का प्रमुख कारण है। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है ठंड लगना, बुखार, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी आना। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत
पैदा करने के लिए होता है। इसके संदर्भ में कौन सा विचार सकते हैं? केवल एक। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद वाइड प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ठीक है। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट के संदर्भ में कौन सी बात सही है? भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन बैक्टीरियल इनाकुलम द्वारा उपक्रिमित होता है, ना कि फंगस इनाकुलम द्वारा। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट में अपघटन से उत्पन्न होने वाले उत्पाद जल एवं बायोगैस मीथेन होते हैं। मानव अपशिष्ट का जल व बायोगैस में परिवर्तन अमानवीय पाचन के निम्नलिखित 4 क्रमिक चरणों में होता है: जल योजन, अम्ल उत्पत्ति, एसेटोजेनेसिस और मीथेन उत्पत्ति। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 फसल के उपज का आकलन करने में, भौम जल का ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारित करने में और 3 खनिज का अन्वेषण करने में। निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 3। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। 3 संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग करती है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही? तो ऑप्शन ए केवल एक। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्थान। तो यहाँ पे हमारा जीके का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 को लाया जाएगा। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे, आपने ज़रूर से ज़रूर देखें। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।